तो बेसिकली पहले आप एमसीक्यू है, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे बच्चों, और जूम कर लेते हैं, है ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ये सबसे बेस्ट है 150। ठीक, ऑनलाइन में विजिबल है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, क्या है बेटा? सेल है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है बच्चों? सेल है। दूसरा है हु फर्स्ट एक्सप्लेन दैट न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल? रुडोल्फ वर्चर। मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज इज साइटोप्लाज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल? हालांकि आज का है, ठीक है, मैं आज पढ़ाऊंगा ये माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा सेल दुनिया का कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। किसने सेल थ्योरी दी? शेल्डन एंड श्वान ने, है ना, बोथ ए एंड बी। ठीक है बच्चे, बोथ ए एंड बी विल बी द आंसर। आवाज आ रही सबको? ठीक है, चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत, किसी और क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आई थी बेटा? सॉल्यूशन अपलोड हो गए इसमें? अच्छा, डायग्राम बनाया था सेल का? बनाना चाहिए था, है ना, थोड़ा सा बना लेते, आइडिया लग जाता है कि क्या है सेल, क्या है ना। चलो फिर आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं सेल का। एन ओवर an overview of cell। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ सेल ले लेते हैं। यार ये आवाज, एन ओवरव्यू, इको क्यों कर रही है आज इतना? ये नहीं ऐसा तो। ठीक है, अब आपके पास ना बेटा दो तरीके के सेल हैं। ये तो काम नहीं कर रहा, उसमें मैम को बुला लेना बेटा एक मिनट, क्या ना इको कर रहा है। अभी सही है आयशा? आवाज स्लो तो नहीं आ रही? ठीक है, चलिए, वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। ठीक है, अभी इको भी नहीं कर रही, अभी मैंने सही कर दिया इसको। ठीक है भाई, ठीक है, और तो टॉपिक रहेगा आज का। अरे यार, जैसे इसके पास आ रहा हूँ ये इको कर रहा है। आ रहे, पता नहीं क्या कर रहा है, इसके पास जाते ही इको कर रहा है। तो टॉपिक रहेगा बेटा ओवरव्यू ऑफ द सेल। अब दो तरीके के सेल हैं आपके पास, ठीक। एक है आपका, जब परेशानी आती है तो सब तरफ से आती है। अभी एंकर गया, ये मैं चाह नहीं रहा कि टॉपिक स्टार्ट करूं। टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ द सेल, तो वी विल बी डिस्कसिंग दिस ओवरव्यू। भैया लेने दो ओवरव्यू। दो तरीके के सेल मिलेंगे दुनिया में। एक तो मेजरली अगर देखा जाए तो आपका प्लांट सेल, और दूसरा एनिमल सेल। तो दोनों का ओवरव्यू देख लेते हैं, है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा बेटे? अगर आप कोई भी सेल देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी एक सेल ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हमने सेल बनाया, ठीक, ये एक सेल बनाया, ये हमारा दूसरा सेल है, ठीक है। जैसे ही मैं दूसरी चीज बनाऊंगा, इसको हम लोग बोल रहे हैं, इसको जो मैंने बनाई है सेल की, ये जो वॉल है या फिर जो लेयर है, इसको हम लोग बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, क्या बोलते हैं बेटा?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको भी क्या बोलेंगे हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये दोनों में मिलने वाली है। तो प्लांट सेल में आप क्या ले सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में प्लांट सेल में किया है उन्होंने कि आप एक काम करें, प्याज का छिलका ले लें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओनियन पील, है ना, प्याज का छिलका देखें आप। और एनिमल सेल में क्या ले लें आप, इंसान का जो चीक होता है ना, वो ले लें, है ना, जो चीक होता है, इसकी खाल निकालना आसान होती है। तो जब हमने एनिमल सेल को देखा, ठीक है, तो उसमें सेल वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखी। अब दोनों को और क्लोज, अच्छा देख कहाँ रहे होंगे अब ये चीजें, कहाँ देख रहे होंगे बेटा हम, किसमें, माइक्रोस्कोप, है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो और डिटेल आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। तो जब हमने देखा तो हमें अंदाजा लगा कि जो प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल में बेटा एक और जो है, क्या है, हाँ, लेयर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेल वॉल, इसको बोलते हैं बेटा सेल वॉल। तो मेजर जो ओवरव्यू में डिफरेंस निकल के आया, वो किसका निकल के आया, सेल वॉल का, कि भाई एनिमल सेल में जो होगा वो सेल वॉल नहीं होगा, पर प्लांट सेल में आपको क्या मिलेगी बच्चों, सेल वॉल मिलेगी। ठीक है बेटा, फटाफट बनाओ, मैं फिर डायग्राम बनाता हूँ। बाकी जो चीजें मैंने कल आपको बताई थी, जैसे कि मैं आपको याद दिलाऊं, हमने क्या पढ़ा था भाई कल, जो सेल के अंदर क्या होगा बेटा, हर सेल में क्या मिलेगा आपको, साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म तो इसमें मिलेगा। दूसरी चीज क्या मिलेगी, अगर वो आपका कौन सा सेल है, क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, अंदर और क्या मिलता है बेटा, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम। तो ये जो मैंने छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है, इसको कर लेते हैं। ये आपका क्या है, दिस इज व्हाट, वेरी गुड, दिस इज cytoplasm, so we can also call this is also साइटोप्लाज्म, यस और नो, हम इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म है। ये क्या है बच्चे, ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियस हो गया, है ना। तो ये चीज है, तो ओवरव्यू में ये हो गया, लिख लिया, ठीक है बेटा, ठीक। अब देखो जो कोई भी सेल हो बच्चों, ठीक है, उस सेल के अंदर आपको मिलेंगे उसके अपने ऑर्गेनेलीज, है ना, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों में क्या मिलने वाले हैं, सेल ऑर्गेनेली। तो एक बार देखते हैं, डायग्राम के थ्रू दिखा दो या फिर आप थ्योरेटिकली समझ लो, दोनों मैं डायग्राम के थ्रू दिखा दे रहा हूँ। इधर मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ एनिमल सेल। तो ये बात तो हमें पता लग गई कि भाई एनिमल सेल में क्या नहीं होगा, सेल वॉल नहीं होगी, है ना। तो इनमें क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ, हाँ, सबके फंक्शन लिखाऊंगा जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो सबसे बाहर वाली लेयर जो बाउंड्री होगी वो कौन सी होगी एनिमल सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो बेटा, इसमें जो कोर में आएगा, है ना, एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे बेटा न्यूक्लियस, है ना, क्या कहेंगे बेटा, न्यूक्लियस, है ना, इसको हमने ऐसे बना दिया, ये क्या है अपना न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या होगा तो बेटा, न्यूक्लियस होता है। ठीक, ओके बेटा, आवाज साफ आ रही है बेटा, हाँ, वेरी गुड आयशा, सेल वॉल नहीं होगा, ठीक है, न्यूक्लियस होगा। अब इस न्यूक्लियस के पास आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल मिलता है, जिसका नाम है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। एक एक सेल ऑर्गेनल को हम डिटेल में बच्चों आगे पढ़ने वाले हैं, अभी सिर्फ डायग्रामेटिकली डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप जानते हो बेटा, दो तरीके का होता है, 10th में या 9th में पढ़ के आ रहे हो आप, कि एक रफ होता है, एक आपका स्मूथ होता है। डायग्राम की खूबसूरती आपकी समझ को बढ़ाने के लिए हम इस पे डॉट डॉट लगा दे रहे हैं। डॉट्स का मतलब क्या हो गया, इस पर राइबोसोम लगा दिए, क्या लगा दिए बच्चे,
राइबोसोम लगा दिए, तो ये क्या हो जाता है, रफ। मगर हम रफ और स्मूथ नहीं लिखेंगे, यहां पर सीधे हम लोग लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब न्यूक्लियस जब बनाया है तो न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या पड़ा होगा, क्रोमोसोम पड़ा होगा। ठीक है, क्या पड़ा होगा बच्चों, क्रोमोसोम। अब मैंने क्रोमोसोम अगर आप गौर से देखें तो यहाँ सिर्फ धागे की तरह बनाया है। कैसा बना है, बिल्कुल धागे। जो क्रोमोसोम के धागे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या है कि ऊन का गोला लें आप और उसको बिखेर दें, फिर भी वो क्या कहलाएगी, ऊन, है ना। ऊन बिखेर, जब उसको आप इस तरीके से लपेट लेते हैं तब भी वो क्या कहता है, ऊन है। वाकई में ये क्रोमोसोम जब धागे की फॉर्म में होता है, सिर्फ धागे दिख रहे होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। जब ये सिकुड़ जाते हैं, है ना, जब ये सिकुड़ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं बेटा, क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम बनेगा कैसे, अगर कोई भी सवाल आपसे करे हाउ डज क्रोमोसोम फॉर्म, ठीक है, तो आप कहेंगे क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमैटिन क्या है, ये जो हमने गुलाबी कलर के जो धागे बनाए, हालांकि कलर का कोई वो नहीं है ना, बना तो आप किसी भी रंग में सकते हैं, अपना जो फेवरेट हो। हालांकि मेरा फेवरेट गुलाबी नहीं है, पहले बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो जो गुलाबी कलर के हमने बनाए, ये क्या है बच्चे, क्रोमैटिन। यही क्रोमैटिन बाद में किसमें बदल जाते हैं, क्रोमोसोम में। कहते सिकुड़ के, सिकुड़ने मतलब कंडेंस होके। इतनी बात समझ में आई। ठीक है भाई, ये हो गया, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और अंदर न्यूक्लियस में ये हो गया। इसके अलावा क्या मिलेगा, न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर होता है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखता है वो स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोलस। हाँ, ये जो हमने बनाया इसको बोला जाता है बेटे न्यूक्लियोलस। इसका काम होता है राइबोसोम बना के देना, है ना। इसीलिए न्यूक्लियोलस को बोला जाता है राइबोसोम फैक्ट्री। वो हम आगे डिस्कस करेंगे सारा, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल किसी भी सेल के अंदर मिलेंगे। चलिए भाई, अगली चीज क्या मिलेगी, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल पास इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। ये स्ट्रक्चर पहचानो बच्चों, इस, वेरी गुड, क्या है बेटा ये, गोल्जी एपरेटस। यही बिल्कुल आसपास मिलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा गोल्जी एपरेटस। ठीक है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी एपरेटस। देखिए, कोई भी सेल हो आपका, ठीक, उसको सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी। एनर्जी के लिए क्या लगता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। इनके पास क्या होगा, एक, या जितने भी डिपेंड कर रहे हैं कैसा सेल है, जिस सेल को जितनी ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी है वो उसमें उतने ज्यादा क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। जो लीस्ट मेटाबॉलिक एक्टिव होगा उसमें उतने कम माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरीके से होता है। इनर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, इनफोल्ड हो जाती है। ठीक है, ये जो हमने बनाया सेल ऑर्गेनल, इसका नाम क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। और सब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन, किसी से पूछ लो सब एक लाइन में जवाब देंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि क्या बनाता है, ये एटीपी बनाता है ना। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेरी गुड, जी जी, शाबाश आयशा, वेरी गुड। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा और भी सेल ऑर्गेनल मिलेंगे। जैसे कि आपका सेल ऑर्गेनल मिलेगा, यहाँ बना रहा हूँ, दूसरा कलर ले लेते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं बेटा राइबोसोम्स, है ना। राइबोसोम मिलते हैं। ठीक है, राइबोसोम हम आगे डेफिनेशन ऑफ जब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का लिखेंगे तब और आपको क्लियर करेंगे कि किस तरीके का राइबोसोम मिलता है। देखो, एनिमल सेल में वैक्यूल या तो बहुत छोटा होगा या फिर नहीं होगा। अभी बोल रहा हूं मैं कि एनिमल सेल में या तो वैक्यूल बहुत छोटा होगा या फिर नहीं होगा। तो अभी नहीं होगा नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या बना रहे हैं, बहुत छोटा सा एक वैक्यूल बना दे रहे हैं, जिससे कि दिमाग में ये रहे कि हाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों में पाया जाता है, मगर जरूरी नहीं कि हर एनिमल सेल में हो। जिस तरीके से हर प्लांट सेल में वैक्यूल नहीं होता। जैसे कि कौन सा प्लांट सेल है जिसमें वैक्यूल नहीं होता, हाँ जी बताएं, ऑनलाइन में बताएं मुझे बच्चा, कौन सा प्लांट सेल है जिसमें वैक्यूल नहीं होता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े, मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है, उसमें वैक्यूल नहीं होता है। ठीक है,
अब इसके अलावा क्या क्या सेल ऑर्गेनल होते हैं वो भी समझ लीजिए, है ना। इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो होते हैं बेटा, एक तो आपका सेंट्रियोल, है ना। रफली ऐसे ही डायग्राम बनाया सिर्फ समझाने के लिए। सेंट्रियोल, हर एक चीज का फंक्शन हम आगे समझेंगे बेटा। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का काम बच्चों सेल डिवीजन में होता है। यहाँ पर ये सेल डिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करेगा, सबको डिवाइड करने में मदद करेगा, क्रोमोसोम को सेपरेट करने में मदद करेगा, ठीक। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो है आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, नॉट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल। ये सेल का साइटोस्केलेटन बनाते हैं, ढांचा जो होता है ना, साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल जो बनाता है वो कौन बनाता है, ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये कहलाते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल। इनसे भी छोटे होते हैं कुछ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, वो आपके कहलाते हैं माइक्रो फिलामेंट, ठीक है। वो भी बना देते हैं हम, यहां पर बनाते हैं इस तरीके से, ठीक। वो भी आपका साइटोस्केलेटन बनाते हैं, ये कहलाते हैं आपका माइक्रो फिलामेंट। दोनों का काम साइटोस्केलेटन बनाने का है, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब मेन क्या, एक और सेल ऑर्गेनल यहाँ पे पाया जाएगा जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। क्या काम करता है, डाइजेशन, है ना, इंटरसेलुलर डाइजेशन। लाइसोसोम आपने सुना होगा, सुना है ना, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स भी पाए जाते हैं। बना लें इसको आप, बना लिया, हो गया आपका। हाँ कोई नहीं, आप बना लो, जल्दी नहीं है बेटा, आराम आराम से पढ़ो, है ना। मेन है समझ में आना चाहिए। जब यहाँ से जाओ, देखो मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी सुन ले। बायो इंशाल्लाह आपके समझ में आएगी। दो वजह है, एक तो बायो कंपैरेटिवली अच्छी है, आसान है, आपने चूज करा है बायो, ना आपका सब्जेक्ट है, मतलब जो प्रेफरेंस वाला सब्जेक्ट है आपने चूज करा है, पहली वजह ये हो गई। दूसरी वजह कि हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं, हमें मालूम है कैसे पढ़ाना। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम उसको दोबारा नहीं पढ़ते, समझ रहे हो। अभी समझ में आ गया, कोई नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। जब 2 घंटे बाद आप उस चीज को रिकॉल करेंगे, तब आप देखिए कि आपको कितना समझ में आया है। तो इसलिए डेली उसको रिवाइज करिएगा, डेली जो क्वेश्चन है वो करिएगा, अदरवाइज तैयारी थोड़ा मुश्किल हो जाएगी नीट की। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बेइंतहा जरूरी है रिवीजन। रिवीजन के बिना तो कोई नहीं है। इवन जो आज कहीं किसी मुकाम पे है, उन्होंने भी कम से कम 15-15 बार रिवाइज करा है हर एक टॉपिक। एनसीईआरटी को रट डालना है, जब तक 11th खत्म होगा आपका, तो एनसीईआरटी की लाइन आपको पता हो कि हाँ ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। सो वी आर फोकसिंग ऑन एनसीईआरटी आल्सो, मतलब मेन हमारा फोकस एनसीईआरटी है, ठीक है। हमारा फोकस वही, देखो बेटा, चाहे एनटीए कितना भी टफ पेपर बना ले, है ना, जिस तरीके से अभी इन्होंने कितना भी टफ पेपर बनाया, एमयू ने, है ना, सवाल आपके दो बाहर से आए, वो दो सबके लिए बाहर से आए, ठीक। वो एनटीए कितना भी घुमा ले पेपर, रहेगा वो किस में से, एनसीईआरटी में से। तो फोकस शुरू से लेकर आखिर तक हमें किस पे करना बेटा, एनसीईआरटी से, है ना। एनसीईआरटी में फोकस करना है, एनसीईआरटी रिलेटेड सवाल करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो बॉटनी प्लस जूलॉजी, देखो आने 100 सवाल हैं, करने कितने हम 90, 45, बॉटनी के 45 हो गए। तो अगर भैया आप लोग भी लाओगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ला सकते हो, आप लोग भी लाओगे, अगर उसी तरीके से आपने डेली मेहनत करी कि आपको डेली पढ़े, डेली सॉल्व करा, डेली पढ़े, डेली सॉल्व करा, तो क्या फर्क है दुनिया में आप में यार। देखो कोई कोई बायसनेस तो है नहीं, है ना, कि आप पढ़ोगे और आपके नंबर नहीं आएंगे, किसी को बुक्स नहीं है आपसे, ठीक। मगर शर्त है कि आप डेली मेहनत करो, है ना। तो इंशाल्लाह आपके फिजिक्स में, बायो में, केमिस्ट्री में, सब में अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक एनिमल सेल का थोड़ा डायग्राम, हम एक और बनाएंगे अभी इसका बच्चों, प्लांट सेल का। तो प्लांट सेल में सबसे बड़ी बात क्या है, ठीक,
बढ़िया। कि प्लांट सेल में क्या मिलेगा बच्चों हम लोगों को? वेरी गुड, क्या मिलेगा? सेल वॉल, है ना। जो कि हमें किसमें नहीं मिलती? एनिमल सेल में ना, सबसे बड़ा डिफरेंस है ना। एक समझाने के लिए डायग्राम, तो इसको उसी तरीके से समझिएगा। ये डायग्राम कैसा है? ये कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा आपको ये, है ना। मुझे भी थोड़ा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा, आसान हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो अब ये तो हमें पता है कि जो सबसे बाहर वाली सेल है या सबसे बाहर वाली लेयर जो है, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? सेल वॉल, है ना, सेल वॉल। फिर इसके अंदर, हाँ सेल वॉल, इसके अंदर क्या मिलेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। अभी इतना लंबा खेल नहीं करेंगे, हाथ से बना देंगे, बहुत लंबा हो जाता है ना। इसके अंदर क्या मिलेगी बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। ठीक है, ठीक है। कहीं कहीं पर मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैंने दिखाया डिसकंटिन्यूअस, पूरी नहीं दिखाई है। ठीक है, तो जो डिसकंटिन्यूअस वाली जगह है, बेसिकली वो एक कनेक्शन है ना, जो सेल को यार के एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ता है। ठीक है, उस कनेक्शन, जैसे मान लीजिए ये छोटा सा कनेक्शन, ठीक है, इस छोटे से कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं? हाँ, सब चीज डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको आइडिया देते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, जो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करके रखता है। अब हमने बात करी है किसकी? प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल में ये माना जाता है कि इसमें जो सबसे बड़ी चीज क्या है, मतलब वो जो वैक्यूल होगा, इट कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, यानी कि वैक्यूल हमें बहुत बड़ा मिलता है। ये जो हमने बड़ी सी चीज बनाई है बेटा, ये क्या है बेटा? है ना, क्या है ये? वैक्यूल है। तो वैक्यूल मिलेगा। अब एक चीज तो मिलनी मिलनी है इनमें भी, क्या होती है वो बेटा? न्यूक्लियस, है ना। क्या होता है? न्यूक्लियस। ये तो सब में मिलेगा, क्योंकि दोनों ही कौन से सेल हैं? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक? आज मैं बताऊंगा, है ना, कि कौन सा प्रोकैरियोट होता है, कौन सा यूकैरियोट होता है। ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा इसका? न्यूक्लियस। क्या नाम था बेटे आपका? अनस। अनस, न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा आपको? अगर आप ध्यान से याद करो, क्या मिलता है? धागे जो होते हैं, क्या बोलते हैं इनको? क्रोमैटिन, है ना। क्या बोलते हैं इनको? क्रोमैटिन। ठीक है भाई, क्या मिलेंगे? क्रोमैटिन मिलेंगे। साथ में याद करो, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था इस तरीके से, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम, ठीक है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है। इसके अलावा हाँ, न्यूक्लियोलस भी मिलेगा। मैं कलर चेंज कर लिया, तो मैं आपको वो वाला स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, राइबोसोम भी होंगे। जो नहीं होगा मैं बताता हूँ अभी। ये जो हमने बनाया, इसको क्या बोलते हैं बेटा? वेरी गुड, इसको बोलते हैं हम लोग गोल्जी apparatus। ठीक है, गोल्जी apparatus मिलेगा। और अभी ये बता रहे थे कि हम एक चीज और बना दें यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। ठीक, न्यूक्लियोलस। अब यहाँ पर एक चीज मिसिंग बनाई है मैंने, जो कि एनिमल सेल में बनाई थी। देखो, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में क्या बनाया था बच्चों? न्यूक्लियस के पास देखो ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बनाया मैंने। हाँ, सेंट्रियोल। इनमें क्या होगा? सेंट्रियोल एब्सेंट होगा। ठीक है, जब सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ेंगे, तब हमारा सवाल ये रहेगा कि अभी मैंने बताया था कि व्हाट वाज द रोल ऑफ सेंट्रियोल? सेल डिवीजन में हेल्प करना। तो भी सेल तो डिवाइड तो प्लांट का भी करता होगा, करता है ना। तो कौन है जो सेंट्रियोल के बदले वहां फंक्शन कर रहा है ना। ये अभी से दिमाग में रखना, ये हम अगला चैप्टर, टाइम लगेगा उसको आने में, है ना, कि कब शुरू करेंगे। तो कौन है जो सेंट्रियोल का फंक्शन कर रहा है इन प्लांट सेल? बिकॉज प्लांट में सेंट्रियोल नहीं है। ठीक है बेटा, हाँ।
अच्छा आप समझो, इसके अलावा क्या मिलेगा सेल ऑर्गेनल? राइबोसोम मिलेंगे, है ना? क्या मिलेंगे बच्चों? राइबोसोम्स मिलेंगे। है ना? राइबोसोम्स मिलते हैं। और क्या मिलेगा है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा आपको। क्या मिलेगा बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। एंड द नंबर एंड शेप वेरी करता है। इसका माइटोकॉन्ड्रिया का शेप और नंबर दोनों वेरी करते हैं, है ना? कि डिपेंड करता है किस तरीके के सेल में पाया जा रहा है। अभी मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा ना कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने शेप का होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे भाई कितने शेप्स मिलते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये हो गया, ठीक है भाई। अब इसके अलावा अच्छा, गोल्जी एपरेटस का प्लांट्स में एक और नाम है। गोल्जी एपरेटस को प्लांट में हम लोग बोलते हैं डिक्टोजोम्स। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लांट में डिक्टोजोम। क्लियर है बच्चा ऑनलाइन? ठीक है, क्या बोलते हैं? डिक्टोजोम। इसके अलावा क्या मिल जाएगा यहाँ पर? इसके अलावा जो हमने पहले बनाए थे, याद करो हमने क्या बनाया था, जो कि साइटोस्केलेटन बनाते हैं सेल का, जैसे कि आपका माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ठीक है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स। और जो बहुत और पतले होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो फिलामेंट्स। दोनों का काम क्या है? सेल का साइटोस्केलेटन बनाना। ठीक है, ये क्या हो गया? माइक्रो फिलामेंट। ठीक है बेटा, माइक्रो फिलामेंट। ठीक। अब यहां पर क्या है, ये प्लांट जो होते हैं बच्चों कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेसिस करने वाले। तो प्लांट में क्या होता है कि एक सेल ऑर्गेनल मिलता है जिसका नाम है प्लास्टिड, है ना? प्लास्टिड मिलता है, जैसे कि क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो हम यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सेल ऑर्गेनल बना दे रहे हैं कि भाई हम उसको कह दे रहे हैं क्या है ये? लेंथ शेप है ना? और ये इस तरीके से बना दिया हमने, हम इसका नाम रख दिया हमने प्लास्टिड। तो भाई एनिमल सेल और प्लांट सेल का दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, या कि तीसरा डिफरेंस? पहला डिफरेंस क्या है बेटा? कहाँ गई सेल वॉल? कहाँ गई? लिखा नहीं सेल वॉल हमने? किधर लिखा? दिख के नहीं रहा मुझे। हाँ अच्छा, कलर अलग हो गया था। ठीक है, सेल वॉल। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या हुआ? सेंट्रियोल। और तीसरा डिफरेंस प्लास्टिड। ठीक है, मेजर डिफरेंस जो हो गए हमारे ये हो गए कि भाई प्लास्टिड मिलेंगे प्लांट्स में। ठीक, अब फटाफट बना लो इसको। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखना कि ऐसा नहीं है किसी में भी साइटोप्लाज्म नहीं है, बस साइटोप्लाज्म मैंने ड्रॉ नहीं करा है। ठीक है, बिना साइटोप्लाज्म के सेल कैसा हो जाएगा? डेड, है ना? तो साइटोप्लाज्म होना जरूरी है ना? तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप समझ के चलें कि सेल बन रहा है तो अंदर साइटोप्लाज्म होना है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के लिए एक लाइन है ना कि मेन एरेना फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अगर वो ही नहीं होगा तो सेल तो फिर खराब हो गया, है ना? ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैं आपको, एक बच्चे का सवाल है आयशा का कि प्लाज्मोडेस बेटा क्या है, मैं इसको दोबारा समझा दूं। देखो एक काम करते हैं बेटा, दो सेल बनाते हैं इस तरीके से, मिटता नहीं है वरना इस तरीके से बना लेता हूं मैं, तो अपने हाथ से ही बना लेता हूँ। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से देखिए, आसान। ठीक। अब हमारा एक सेल ये है, एनिमल सेल में नहीं होता है, पहली बात तो जानो, ये भी एक डिफरेंस है भाई। हमने एनिमल सेल में नहीं बनाया, है ना? तो प्लाज्मोडेस्माटा में कहाँ मिल रहा है? प्लांट सेल में, है ना दिलकश? ये नाम बता दो अपने, मुझे उसी का नाम याद हुआ। ये अनस इसका है, तुम्हारा क्या? अमान, इमाम। ओके। अब देखो बेटा, ये एक सेल बनाया हमने, और ये हमने बनाया बेटा दूसरा सेल। ये क्या बनाया? दूसरा सेल। और साइटोप्लाज्म वगैरह नहीं बना रहे, ये प्लांट सेल है तो ऑब्वियसली बात है सब कुछ ऐसा ही होगा, है ना? अब
ये प्लांट सेल, ये प्लांट सेल, जब हम सेल के अंदर बात कर रहे होते हैं, बहुत बहुत आराम से समझिएगा, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज इंट्रा एंड व्हाट इज इंटर, है ना। तो इंट्रा क्या है, जब मैं सेल के अंदर बात कर रहा हूं कि सेल के अंदर क्या है, तो मैं बात करूंगा इंट्रा सेलुलर। क्या बात करूंगा बेटा मैं, इंट्रा सेलुलर। अगर मैं दो सेल के बीच की बात कर रहा हूं कि दो सेल के दरमियान, दो सेल के बीच में, तभी ठीक है बेटे, आज सही है, ठीक। तो ये हो गया मेरा इंटर सेलुलर, है ना। तो दो सेल के बीच में एक जंक्शन पाया जाता है, ट्रेवर्स जंक्शन, ये जो बना ना हमारा, इस जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मोडाइट्स बेटा। इनको आपस में कम्युनिकेट करना होता है, जब सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं, भाई थोड़ा सा कुछ दे दो, पड़ोसी नहीं होते, चीनी दूध, अब तो हर पड़ोसी नहीं आते हैं ना, आपको बात नहीं रही पहले वाली, है ना। तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए ये क्या बनाते हैं, जंक्शन बनाते हैं, है ना। वो इंटर सेलुलर जंक्शन, इंटर सेलुलर ही कहलाएगा ना, दो सेल के बीच का जंक्शन, उस इंटर सेलुलर जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये इंटर सेलुलर जंक्शन होता है, जिसको बोला जाता है बच्चों प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है बेटा, आयशा समझ में आया, ओके, है ना। ये जो ना साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके रखता है दोनों सेल के, है ना। तो एक दूसरे से ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक एक चीज जो यहाँ बोर्ड पे लिखी है, ये हर एक चीज, एक एक चीज दोबारा पढ़ाई जाएगी इन डिटेल, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी होता है कि एनिमल सेल का डायग्राम ये है, प्लांट सेल का डायग्राम ये है, ये चीजें हमें इसमें देखने को मिलेंगी, है। एनिमल सेल में आते हैं, जैसे कि आते हैं गैप जंक्शन आता है, टाइट जंक्शन आता है, एडहरिंग जंक्शन आता है, डेस्मोसोम्स आता है, हेमिडेस्माटास आते हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम ये आपको जूलॉजी में पढ़ेंगे, जब आप टिश्यू वाला चैप्टर नहीं है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, तब, है ना। ओके, वेरी गुड। हो गया, चले, बना लिया ना, हाँ हाँ बना लो। हो गया, चलो देखो बेटा, ये हमें समझ में आया कि भाई सेल होगा तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म होगा, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें न्यूक्लियस होगा, और क्या होंगे, सेल ऑर्गेनल होंगे, जिसमें से राइबोसोम तो होगा ही होगा, है ना। बाकी थोड़ी सी और बातें करते हैं कि अगर सेल ऑर्गेनल है तो किस तरीके के सेल ऑर्गेनल है। देखिए भाई, सेल ऑर्गेनल आपके तीन तीन तरीके के होते हैं, है ना। मैं चार्ट में आपको समझा दे रहा हूं, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, एक दो बार में याद हो जाता है। हम इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। या तो सेल के ऊपर होगी मेम्ब्रेन या नहीं होगी, है ना, लिपिड की बनी होती है मेम्ब्रेन, लिपिड की, है ना। या तो सेल के ऑर्गेनल जो हैं, इनके ऊपर जो सेल ऑर्गेनल है, इनके होगी, इनके ऊपर होगी मेम्ब्रेन, या फिर नहीं होगी। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारा सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड होगा या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होगा, क्लियर।
अब यहां पर क्या होता है, कुछ सेल ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जिन पे डबल होती है क्या चीज, मेम्ब्रेन, है ना। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड है वो कितने टाइप के हो गए, दो, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। तो अगर टोटल ओवरऑल देखा जाए तो सेल ऑर्गेनल कितने टाइप के हो गए, तीन। पहला हो गया जिसमें मेम्ब्रेन ही नहीं है, हाँ या ना, ठीक। दूसरा वो हो गया जिसपे सिंगल मेम्ब्रेन है। तीसरा वो हो गया जिसपे डबल मेम्ब्रेन है। तो हमारे पास तीन तरीके के सेल ऑर्गेनल मिलने वाले हैं। तो तीनों को हम लिख लेते हैं, ये कि आपके लिए आसान हो जाता है ना, जब सेल, इसीलिए चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरी चीजें पता होनी चाहिए। बॉटनी या जूलॉजी पढ़ने से पहले, मगर हम कहते हैं बॉटनी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि फिर क्या होता है, सर समझ में नहीं आ रहा, आगे आके क्या होता है, सर समझ में ही नहीं आ रहा, तो वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और इंशाल्लाह नहीं आएगी। ठीक है भाई, ठीक। तो यहां पर रहेगा हमारा सीरियल नंबर 1। यहां पर रहेगा, पहले क्या लिखेंगे हम, नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि जिनके ऊपर क्या नहीं होगी, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। दूसरा हम लिखेंगे बेटा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, एक हो गया आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, वेरी गुड, है ना। तीसरा कौन सा हो जाएगा बेटा, हाँ, ये बेटे आज ही जाके याद कर लेना, है ना, क्योंकि ये चीजें क्लियर होना जरूरी है। चैप्टर चूज ही इसलिए करा गया कि आपका कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर हो। भाई नींव जब रखते हैं घर की, तो कैसे रखते हैं, कमजोर या मजबूत। नींव जो रखते हैं, घर जब बनता है, आपने कभी देखा घर बनते हुए, है ना, तो उसकी नींव जो रखते हैं, कहते हैं नींव मजबूत रखो, है ना। वो क्या करता है, पूरे घर को संभाले रहता है। अब चाहे उस पे आप फर्स्ट फ्लोर एक ही उसका बनाए, एक उसका माले का, दो माले का, चार माले का, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, क्योंकि उसकी नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही वो सब कुछ झेल सकता है ना। इसलिए क्या है, ये आपका जो है ना चैप्टर, ये आपका पूरी नींव को मजबूत करेगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक। कि सेल में अगर न्यूक्लियस मैंने पढ़ाया है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन है, वो भी आपको पता होना चाहिए, कि उसके बाद जो मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्या नाम है उसका, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। तो आपको न्यूक्लियस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। डबल मेम्ब्रेन बाउंड, चलिए साहब, तो पहला जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, उसका नाम है बेटा राइबोसोम, है ना। राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। दूसरा अभी हमने एनिमल में बनाया था, जो कि प्लांट में नहीं था, इनका नाम क्या है, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स में भी मेम्ब्रेन नहीं होती, या फिर इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, सेंट्रोजोम। एक्चुअल में जो सेंट्रियोल है वो किसके अंदर पाए जाते हैं, वो है आपका सेंट्रोजोम। तीसरा जो सेल ऑर्गेनल जिसमें आपकी मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, ठीक है, हाँ, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो तीन ऐसे सेल ऑर्गेनल आपको मिल गए, जहां पर आपको क्या नहीं मिल रही बेटा, यस, मजबूत बेस। तो दुनिया आपके साथ है बेटा। जब मजबूत नहीं होता ना, तो बहुत घबराने लगते, फिर घबराओगे आप, है ना। जैसे होता नहीं है, अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग हिलती नहीं, कमजोर होती है भाई, जिनकी मजबूत बिल्डिंग हो ना बिल्कुल गिर जाएंगी। तो घबराता कौन है, जिसका बेस कमजोर, वही कंपटीशन में घबराएगा। चलिए भाई सिंगल मेम्ब्रेन की बात कर लें। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में आएंगे आपके, वेरी गुड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। दूसरा आपका गोल्जी एपरेटस। तीसरा आपका लाइसोसोम्स। चौथा आपका वैक्यूल सीलिया ऑब्लिक फ्लैजेला।
ठीक है, सीलिया, हाँ, माइक्रो बॉडीज, ये मैं और डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से होती हैं, है ना, जैसे पेरोक्सिसोम हो गया, ग्लाइयोक्सिसोम हो गया, तो ये सारे के सारे आपके क्या है, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। अब डबल की बात करें, थोड़ा कलर अलग कर देते हैं डबल के लिए, डबल में सेम। हाँ, आप बताओ क्या बता रहे थे आप? वेरी गुड। और वेरी गुड, एक हो गया बेटा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एक कौन सा हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा आपके प्लास्टिड्स हो गए। तीसरा आपका जो यहाँ पर नहीं लिखा है, जल्दी सोचो क्या हो सकता है, न्यूक्लियस, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, क्या हो सकता है बच्चों, न्यूक्लियस हो सकता है, न्यूक्लियस ही है ना। तो कितने हैं, तीन आपके नॉन मेम्ब्रेन, तीन आपके डबल मेम्ब्रेन, एक ही बार में याद हो जाएगा, है ना बच्चों, फटाफट लिख लो। कोई कंफ्यूजन बच्चा ऑनलाइन में? आयशा, दाऊद, मंतशा, हसन अब्बास, रुफैदा, गुड। अमानत पहले मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया कि भाई आप लिविंग वर्ल्ड है ना पहला चैप्टर, तो उसमें क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि आपको डाइवर्सिटी पढ़ने के लिए एक चैप्टर नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद चलिए डाइवर्सिटी कैसे भी कैसे आपको बता दिया क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है। जैसे ही मैं आपके पास पहुंचूंगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, मुझे किंगडम मोनेरा पढ़ाना है, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ाना है, किंगडम फंगाई पढ़ाना है ना। और फिर उसके बाद सबको फिर मुझे प्लांट किंगडम पे लेके आना, प्लांट किंगडम में आपके गैमेटोफाइट्स आएंगे, स्पोरोफाइट आएंगे, कौन सा हैप्लॉइड है कौन सा डिप्लॉइड है, ये सब बातें मुझे बतानी होंगी। मगर वो समझोगे कैसे जब तक इसको नहीं समझोगे, सेल को नहीं समझोगे तब तक वो नहीं समझ में आएगा। जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप कहोगे हाँ सर आप सही कहते थे। तो अभी थोड़ा स्पीड अप, बेटा क्रैश कोर्स नहीं है अमानत, तो आई विल नॉट स्पीड अप, ठीक है ना, स्पीड निकालेंगे, है ना, क्रैश कोर्स नहीं है, तो आई विल नॉट स्पीड अप, जैसा आप बच्चों को समझ में आएगा वैसा करेंगे, स्पीड रखेंगे, है ना, बाइक की स्पीड दिखाएंगे, चलो और रेस करते हैं, है ना। पढ़ाई में स्पीड तब करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, है ना, बाइक की स्पीड भी नहीं, बाइक में एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है भाई, है। हाँ साइकिल से कर लो रेस आप, साइकिल से कर लेंगे हम, ठीक है। अब वो बहुत खतरनाक चोट है, मेरे तो अभी भी अठन्नी चवन्नी बनी हुई है यहाँ पे, पहले बहुत तेज मेरे कई हुए एक्सीडेंट। वो होता नहीं कि आप यंग एज में होते हैं सुनते नहीं किसी की, होती है वो सबकी एज आती है ना, आप नहीं सुनते हो, है ना, आपको लगता है मैं ही सही हूँ, होते थे चोट लगती थी, मगर ठीक है डेयरिंग भी होना सही है, डेयरिंग नहीं होगी ना इंसान में फिर वो बेकार रहता है। मगर इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप लोग तेज बाइक चलाएं, सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है। चलिए भाई लास्ट टॉपिक रहेगा, फिर बाकी का कल एसएपी तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, सेल कितना कॉम्प्लेक्स है ना, सेल कॉम्प्लेक्स कब होगा यार, सिंपल सेल किसे कहोगे, इस चीज में सेल देख रहा हूं माइक्रोस्कोप में, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा, है ना, इसमें क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस भी नहीं दिख रहा मुझे, इसमें यार राइबोसोम दिख रहा है मुझे, थोड़े बहुत और कुछ मुझे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इंक्लूजन बॉडीज दिख रहे हैं,
पर कुछ और दिख नहीं रहा, तो यू कैन कॉल दैट सेल सिंपल, है ना। अब तुमने दूसरा सेल देख रहे हो, यार इसमें तो बहुत कुछ दिख रहा है, मुझे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दिख रहे हैं, मुझे इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस दिख रहा है, मुझे माइटोकॉन्ड्रिया भी दिख रहा है, दुनिया भर की चीज दिख रही है आपको। तो क्या होगा, विच सेल विल बी मोर कॉम्प्लेक्स, कौन सा, जो आप दूसरा देखा। ठीक, तो आपने सेल की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से दो तरीके के सेल बना लिए, एक वो जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है ना, एक वो जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ सेल कॉम्प्लेक्सिटी आपने दो तरीके के सेल बनाए, बनाए नहीं बने बनाए थे, आपने सिर्फ देखे, है ना, बने बनाए थे। एक हो गया हमारा कौन सा, प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। तो जिन ऑर्गेनिज्म में इस तरीके का सेल पाया जाता है, उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं बेटा प्रोकैरियोट्स। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। इसी के बारे में बात करेंगे 5-7 मिनट, उसके बाद एंड कर देंगे। प्रोकैरियोट्स हैं क्या, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या मतलब होता है बेटा, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब पुराना, नॉट डेवलप, है ना। प्रो का मतलब, प्रो ये प्रो प्लेयर वाला नहीं है बच्चों, है ना। क्या है ये, प्रो का मतलब पुराना, प्रिमिटिव यानी कि नॉट डेवलप्ड। ठीक है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब वो सेल जिसमें कि आपको वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ना दिखे या न्यूक्लियस ना दिखे, तो वो क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल। एक बना लेते हैं ना, उसमें क्या है हमारा, बना लेते हैं, है ना, दिलकश बना लें। हाँ, नहीं भी करे तब भी बनाते हैं, है ना, बनाना जरूरी था, मैं पूछना जरूरी है। ये क्या आ गया भाई, ठीक। अब ये हमने बना लिया, ठीक, चलो भाई, ये हमने बनाया। अब ये जो हो गया इस सेल का सबसे बाहर वाली लेयर, इसको मैंने क्या बोला, सेल वॉल। याद रखना, जितने भी प्रोकैरियोट होंगे सब में सेल वॉल मिलेगा एक्सेप्ट वन, जो दुनिया का सबसे छोटा सेल है, माइकोप्लाज्मा। सारे प्रोकैरियोट में क्या है बच्चों, सेल वॉल, सिवाय छुटकू में, है ना, है ना, ऐसे ना, ऐसे याद कर लो, छुटकू तुम्हारे पास सेल वॉल भी नहीं है, नहीं है, है ना, नहीं है तो नहीं है, मगर हम दुनिया में जाने जाते हैं किस लिए, अपनी सबसे छोटे साइज की वजह से। तो सेल वॉल होगी। अब बच्चों सेल वॉल के बाद क्या होगा इनमें, वेरी गुड, क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। ठीक, बहुत अच्छे, शाबाश। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा पड़ा होगा, वेरी गुड, क्या होगा बेटा, साइटोप्लाज्म। ये हो गया इनका साइटोप्लाज्म। पर एक चीज जो है वो हर सेल में होगी, वो होगा उसका अपना डीएनए, है ना, उसका अपना डीएनए। ये तो होना है, भले ही न्यूक्लियस हो चाहे नहीं हो, रहने की जगह हो उसके डीएनए के लिए चाहे नहीं हो, पर उसमें कैसा मिलेगा, डीएनए मिलेगा। डीएनए जो मिलता है बेटा, वो मिलता है सिंगल सर्कुलर डीएनए। ये जो हमने बनाया, ये क्या बनाया है, डीएनए बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सर्कुलर डीएनए। थोड़ा सा और करते जाते हैं, कैसा मिलने वाला बेटा, ये सिंगल होगा और
सर्कुलर होगा। तो अब ये जाहिर सी बात है, यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, तो इनका डीएनए किसके कांटेक्ट में आ गया? कौन किसके कांटेक्ट में आ गया? साइटोप्लाज्म के, है ना। तो डीएनए किसके कांटेक्ट में रहता है? साइटोप्लाज्म के। ठीक, अब डीएनए को ऐसा नहीं है कि इसकी ऐसे फैला रहेगा, नहीं, इसमें क्या होगा, कुछ प्रोटीन्स होंगे जो कि डीएनए को होल्ड करके रखेंगे। इन प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं पॉलीअमीन्स। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीअमीन्स। अब वो पूछते हैं कि वो रीजन क्या है जहां पर आपको प्रोकैरियोट का डीएनए मिलता है। ये जो रीजन है जहां पर आपको प्रोकैरियोटिक डीएनए मिल जाएगा, इस रीजन का नाम है बेटा न्यूक्लियोइड। क्या नाम बच्चों? न्यूक्लियोइड। रीजन वेयर डीएनए इज फाउंड, है ना, वो रीजन जहां पर क्या मिलता है आपको? डीएनए मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। इतनी बात समझ में आई? क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। चलिए भाई, इतना समझ में आ गया। इसके अलावा क्या क्या मिलेंगे? राइबोसोम मिलेगा, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। क्या मिलने वाला है बच्चों? राइबोसोम्स मिलने वाले हैं, कुछ तो देंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो डिफरेंस आप लिखेंगे, सबसे पहला डिफरेंस जो लिखेंगे, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, समझा तो मैंने उधर भी दिया है। पहला ये लिखेंगे कि भाई इनके पास क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एब्सेंट। ठीक है बेटा। दूसरा क्या है, इन विचारों के पास, गरीब है ये लोग, बहुत बहुत गरीब। ठीक है, इनके पास क्या है, कोई भी, याद रखना मैंने आपको बताया वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पढ़ाए क्यों, तो अब आप समझोगे कि यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली नहीं मिलते। समझ गए? तो अब हमने जो पिछली स्लाइड में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल मिले हैं, इनका कोई भी नाम यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये होते ही नहीं है किसमें? प्रोकैरियोट में। पॉइंट समझ में आया? तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल कैसे होते हैं बेटा? एब्सेंट होते हैं, यहां पर आपको मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, डीएनए आपको मिल रहा है सर्कुलर, उसको लिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब इनका जो साइज होता है ना, जो एवरेज साइज होता है ना, ये 0.1 माइक्रोमीटर से ये कितना हो सकते हैं? 5 माइक्रोमीटर तक जा सकते हैं, इनका एवरेज साइज। ठीक है, आगे की बात। ठीक, अब इसके अलावा बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट, इसके अलावा इनमें क्या पाए जाते हैं? बाहर भी एक तरीके का डीएनए मिलता है। एक डीएनए तो कौन सा हो गया? जो कि न्यूक्लियोइड रीजन में मिल रहा है। ठीक है, इनका कुछ डीएनए और होता है, ठीक है, जो कि क्रोमोसोम का हिस्सा नहीं होता। मैंने आपको कल भी बताया था जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था कि व्हाट इज क्रोमोसोम, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए प्रोटीन। तो ये जो डीएनए यहाँ बना रहा हूँ, बेसिकली इट इज अ हिस्सा ऑफ क्रोमोसोम। हाँ या ना ऑनलाइन में बच्चों? ठीक है, अब मैं इस पॉइंट को समझाने के लिए सबसे पूछ रहा हूँ, है ना, इसके अलावा बाकी कल करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ छोड़ दूंगा। ठीक है, बिल्कुल यही छोड़ूंगा, अब ज्यादा नहीं, ठीक, क्योंकि ये समझाना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो आप, मैं कह रहा हूँ एक और डीएनए, एक और डीएनए, पहला डीएनए किसका हिस्सा? क्रोमोसोम का, है ना। अब ये है, ये डीएनए है, बेसिकली इसका एक नाम दे दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसानी से समझा रहा हूं और आपको भी आसानी से बेटा हर एक बात समझ में आ जाएगी। इस डीएनए का नाम रखा गया प्लाज्मिड। चलो ये तो बात समझ में आ गई कि डीएनए, फिर से बुखार ठंड लगने लगी? नहीं,
चलो, इस डीएनए का नाम रखा गया प्लाज्मिड। कहोगे क्या? ये तो नाम हो गया, है क्या ये? कैसे डिफाइन करोगे आप इसको? अगर मैं कहूं डिफाइन करें, मैं कह रहा हूं ये डीएनए इज अ क्रोमोसोमल डीएनए, यस और नो? हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन दिस डीएनए? जस्ट डिफाइन इट, डिफाइन इट, डिफाइन इट, डिफाइन इट, डिफाइन इट क्विकली। कर सकते हो यार, आसान है। वालेकुम अस्सलाम लाइबा, हम क्लास नहीं कर रही हो तुम? नहीं नहीं आ रही दिमाग में? अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, वो जो डीएनए है, आयशा बेटा कुछ बताओ भाई। नहीं बताओगे, चलो कोई बात नहीं। देखो, अभी तुम कहोगे हाँ सर ये डेफिनेशन हो सकती थी। देखो बेटा, ये एक्स्ट्रा मतलब जो बाहर हो, किसके? क्रोमोसोम के। इसको क्या बोलूंगा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब बात समझ में आ गई? बस खत्म पे है बच्चे। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये कौन सा डीएनए? ये क्रोमोसोम का डीएनए। ये कौन सा डीएनए? क्रोमोसोम के बाहर का डीएनए। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। पॉइंट समझ में आया? है क्यों भाई? जब आपके पास अपना डीएनए है तो ये क्यों है? क्यों भाई? डॉक्टर के गए हो कभी? बहुत बार, है ना, जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या होता है कि हम कोई बीमार पड़े, किसी को टाइफाइड हुआ, है ना, दो दोस्त हैं, है ना, बैक्टीरिया सेम, सैल्मोनेला टाइफी, है ना। अब वो टाइफाइड हुआ, डॉक्टर के पास गए, द चुन्नू एंड द मुन्नू, है ना। अब इन्होंने दवा ली, चुन्नू ठीक हुए, मुन्नू ठीक नहीं हुए। वाई दिस कोलावेरी डे? क्यों ऐसा हुआ? उसकी वजह थी प्लाज्मिड। अब ऐसा क्यों? प्लाज्मिड क्यों? प्लाज्मिड क्या काम करता है? जिस भी बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड होगा, वो उसको दवाइयों से बचा लेता है। क्या करता है ये? दवाइयों से बचा लेता है। तो भाई जिसमें बैक्टीरिया गए, भाई दोनों दोस्त है ना, दोनों दोस्त में वही बैक्टीरिया गए, पर एक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में क्या था? प्लाज्मिड था, कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं था। तो जिसके अंदर वो बैक्टीरिया गए जिसमें प्लाज्मिड नहीं था, उसने तो मार दिया एंटीबायोटिक दवाइयों ने, पर जिसके अंदर प्लाज्मिड था उसने उसको बचा लिया, किससे? दवाइयों से। तो ये प्लाज्मिड क्या काम करता है बेटा? लास्ट है बिल्कुल, प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, है ना। पॉइंट मेरा समझ में आया बच्चों? कि भाई वो बैक्टीरिया अगर आपके जिस्म में जाएगा जिसके अंदर प्लाज्मिड होगा, और वो प्लाज्मिड पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के खिलाफ आपको मरने नहीं दे रहा बैक्टीरिया को, तो उस दवाई का असर होना नहीं है आप पे। तो इसलिए ये होते हैं। दूसरी चीज, कुछ बैक्टीरिया में एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, इस तरीके से। इन फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बेटा पिलाए। क्या बोलते हैं? पिलाए। ठीक, इस सब में नहीं पाया जाएगा, सब में, क्योंकि सब में क्या नहीं पाया जाता? प्लाज्मिड। इसका मतलब क्या हुआ? इस पिलाई को बनाने वाला कौन? प्लाज्मिड। ठीक है, बस लिख लो, बाकी कल टू बी कंटिन्यू। 5 दिन के लिए आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, और बैच को अगर ज्वाइन करना तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि 5 दिन पहले अगर कोई ज्वाइन कर रहा है थ्रू दिस डेमो चलते चलते तब तक ज्वाइन कर ले वो, तो उसको हम ऑलरेडी 5000 रुपीज का डिस्काउंट, है ना, वन टाइम पेमेंट करने पे ऑफलाइन मोड में अगर ज्वाइन करता है तो, और 3000 रुपीज का डिस्काउंट अगर वो ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करता है तो। ठीक है, ह्यूमैनिटीज का बैच हो, कॉमर्स का बैच हो, नीट हो या जेई हो, फीस वैसे बहुत कम रखा है हम लोगों ने। इसकी फीस मात्र नीट और जेई की 45,000 है, और इसकी 25,000 है ना। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की ऑनलाइन की फीस 13,000 है ना, 13,000 रुपए है।
और यहाँ पे भी ऑनलाइन की फीस 13,000 रुपीज है नीट और जेई का। साथ साथ में कंप्लीट फीचर हमने कल रिवील किया था कि क्या क्या खास चीजें हम देने वाले हैं। ये बताना जरूरी था कि हम लोग जो डेमो बैच दे रहे थे चैनल पे, स्पेसिफिक चैनल हमारा बनाया है नीट और जेई के लिए, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। बाकी हर अपने सोर्सेज पे हमने इसको शेयर कर रखा है, आप वहां पर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पेशली फॉर नीट जेई एंड ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। ठीक है, आज से क्लासेस शुरू है, 5 दिन का फ्री डेमो है, 5 दिन का फ्री डेमो, 1 दिन लो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इनफैक्ट हम संडे का टेस्ट जो नीट जेई पैटर्न पे हम ले रहे हैं वो भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। फ्री एक्सेस लेने के लिए आपको हमारे ऐप पे आना पड़ेगा और ऐप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा ना। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे ऐप में जुड़ करके और आप डायरेक्ट 1-to-1 अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, और एसएपीज जो हम देंगे उसका आप लाइव वर्जन ले सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो YouTube पे कराने से बेहतर ये डिसाइड हुआ है कि हम आपको ऐप के अंदर, आप हमारे इमेज क्लास के ऐप में, इनफैक्ट लेक्चर हम बिल्कुल डाउनलोड, लेक्चर हम प्रीमियर कर देंगे अगले दिन, जो भी वीडियोस हम पढ़ाएंगे, जो भी हम लेक्चर्स पढ़ाएंगे उसको अगले दिन प्रीमियर कर देंगे। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लाइव आए थे आपको, खासकर कि आप हमारा नीट जेई का 11th का इन शानदार फैकल्टीज के साथ जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स की ये शानदार टीम है और नीट और जेई की ये शानदार टीम है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं जल्दी, शाम में 4 बजे से बैचेस हैं, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, डेमो है 5 दिन का। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। कांटेक्ट नंबर ये दे रखा है, आप ज्वाइन करने के लिए नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे पूरी टीम ना, ये ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की जो पूरी टीम है ये आपको देख सकते हैं, सारी चीजें हम लोगों ने कल बता दिया है क्या क्या खास है। ये फैकल्टीज हैं नीट और जेई के लिए, और कुछ कुछ हमारे पुराने रिजल्ट्स हैं, उसके बाद कुछ नए फीचर्स जो हम लोगों ने रिवील किए हैं। ये सारे शानदार फीचर्स के साथ हम लोग आए हैं इस बार नीट और जेई के लिए। ये शानदार फीचर है, कुछ शानदार फीचर है, और ये यूनिक फीचर है जो अलग चीज है हमारे लिए, है ना। तो मल्टी स्टेज मॉनिटरिंग के साथ ये क्लास की टाइमिंग थी जिससे आपको डेमो बैच करना है। ये मॉड्यूल और बैग वगैरह हम लोग देने वाले हैं, और ये फीस है जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था आपको, जिसपे मैंने ऑलरेडी 5,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है। जब तक डेमो चल रहा है तब तक आप ज्वाइन कर लें अगर, तो 5,000 रुपीज का डिस्काउंट है ये, अब -5,000, सिर्फ 40,000 रुपीज में, जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, मॉड्यूल इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, सेम 3,000 रुपीज का डिस्काउंट है यहाँ पे भी 3,000 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, और इसकी फीस अब 10,000 रुपए हो जाएगी कंप्लीट फीस, जिसमें 3,000 रुपए का जो मॉड्यूल है वो भी हम उनको सेंड करेंगे उनके पोस्टल एड्रेस पे, ऑनलाइन वाले बच्चों, और ऑफलाइन वाले को तो मॉड्यूल मिलेगा ही। अब इस बैच की फीस मात्र 20,000 रुपीज है। टिल आप 5 दिन का मौका है, आप डेमो लेते रहे और बैच को ज्वाइन करते रहे। और बैच ज्वाइन करने के लिए सेंटर्स हैं, हमारे सेंटर्स पे आके भी बैच का डिटेल ऑफलाइन मोड में हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज।